So let's have a look on the next question, which is from the chapter solid state again. Give the brief description of the structures of NaCl and CSCl. देखिए हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में, NaCl का स्ट्रक्चर, CSCl का, जिंक ब्लेंड का, राइट? ऑल दो स्ट्रक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड. आउट ऑफ दो स्ट्रक्चर्स हमें यहां पे NaCl और CSCl का स्ट्रक्चर ब्रीफली बताना होगा. देखिए, तो first of all, let's get started with the NaCl structure. NaCl structure, right? This is also called as the rock salt structure. इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम rock salt structure. All right? तो सबसे पहली चीज, जैसे आपको पता होगा, इस NaCl में आपके पास Na पॉजिटिव आयंस होते हैं और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट? Na पॉजिटिव आयंस विल बी देयर, at the same time there will be Cl negative ions. In case of NaCl structure, Cl negative ions, they will be present at the corners and at the face centers. They'll be present at the corners and the face centers. ये जो Cl negative आपके पास होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, they'll be always present at the corners and at the face centers. Now talking about the Na positive ions, जो आपके पास Na positive ions होते हैं, these are present at the edge centers. These are present at the edge centers and one at the body center. One at the body center. Body center मतलब center of the cube, right? So NaCl structure, what you have to just remember is, जो आपके पास क्लोराइड आयंस होते हैं ये क्यूब के कॉर्नर्स क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और जो फेस के सेंटर्स होंगे वहां पे भी प्रेजेंट होंगे. सिमिलरली जो Na पॉजिटिव आयंस होंगे आपके पास, Na पॉजिटिव आयंस क्यूब के एजेस के सेंटर्स पे होंगे और एक Na पॉजिटिव एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे होगा, क्यूब के सेंटर पे होगा. ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है एग्जैक्टली. ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर. अब ध्यान रखें मैं स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाऊंगा यहां पे. See guys how I'll be making the structure of NaCl. Understand it properly. सबसे पहले यहां पे एक क्यूब बना रहा हूं मैं, नॉर्मल क्यूब. This is the cube. अब ध्यान से देखिए मैं बनाऊंगा कैसे, ही आप याद रखें एग्जैक्टली आपको भी ऐसे ही बनाना है ये. ठीक है, चलिए देखिए आप, सबसे पहली चीज Cl नेगेटिव आयंस को मैं रेड सर्कल से यहां पे डिनोट करने जा रहा हूं और Na पॉजिटिव आयंस को मैं ब्लू सर्कल से डिनोट करने जा रहा हूं. ठीक है, तो लेट्स फिट द Cl नेगेटिव आयंस फर्स्ट. As we all are familiar with, Cl negative ions जो होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर्स पे होंगे. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले Cl negatives को मैं कॉर्नर्स पे रखूंगा. दिस इज वन कॉर्नर, दिस इज वन मोर कॉर्नर, दिस इज वन मोर, दिस इज वन मोर. देयर विल बी इन टोटल ऑफ 8 कॉर्नर्स और हर किसी कॉर्नर पे कौन सा पार्टिकल होगा, हर किसी कॉर्नर पे आपके पास Cl negative आयन होगा. सिमिलरली ये जो Cl नेगेटिव्स है ये और कहां प्रेजेंट होंगे, ये और फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे. देखिए आप, ये जो आपके पास टॉप मोस्ट फेस यहां पे, इसका सेंटर कुछ यहां आएगा तो यहां पे Cl नेगेटिव रख लो. ठीक है, और ये जो आपके पास साइड का फेस है इसका सेंटर कुछ ये है तो इसका फेस सेंटर. ठीक, सिमिलरली जो बॉटम वाला फेस है ये इसका सेंटर है तो यहां पे भी मैंने Cl नेगेटिव रख लिया. सिमिलरली इस वाले फेस के सेंटर पे मैंने Cl नेगेटिव रख लिया. एट द सेम टाइम वी हैव गॉट द फ्रंट फेस के सेंटर पे भी मैंने Cl नेगेटिव रख लिया और जो बैक फेस है, पीछे वाला फेस आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा, उसके सेंटर पे भी मैंने Cl नेगेटिव रख लिया. तो आई हैव कंप्लीटली फिल्ड द Cl नेगेटिव्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर्स.
नाउ कम्स द टर्न ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, और Na पॉजिटिव आयंस को मैं ब्लू सर्कल से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ठीक है। और Na पॉजिटिव आयंस कहां पे प्रेजेंट है? एक तो एज सेंटर्स पे और एक होगा बॉडी सेंटर पे। सबसे पहले एक Na पॉजिटिव को यहां पे बॉडी सेंटर पे रख ले, ठीक है। दिस इज द Na positive which is present at the body center. Apart from this Na positive which is present at the body center, I have to keep all the Na positives at the edge centers. ठीक है, देखिए आप, अगर मैं स्टार्ट करूं इस वाले एज से, ये जो आपके पास एज है ये इसका सेंटर होगा कुछ, तो यहां पे मैंने Na पॉजिटिव रख लिया। सिमिलरली पीछे वाला जो आपके पास ये वाला दूसरा एज है, इसका सेंटर कुछ ये है, तो यहां पे मैंने Na पॉजिटिव रख लिया। सिमिलरली ये नीचे वाले इस एज का सेंटर है, ये भी दूसरे एज का सेंटर है। हर किसी एज के सेंटर पे आप एक एक Na पॉजिटिव रख लें यहां पे, ठीक है। हर किसी एज के सेंटर पे आप एक एक Na पॉजिटिव रख लें। देखिए हर किसी एज सेंटर पे मैंने यहां पे Na पॉजिटिव रख लिया, ठीक। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गया जिसमें क्लोराइड आयंस एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है, और एट द सेम टाइम Na पॉजिटिव आयंस जो है ये एज सेंटर्स पे प्रेजेंट है, एंड वन विल बी एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। दिस इज द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ओके। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग गाइस, रिमेंबर वन मोर थिंग, the coordination number of Cl negative in this structure will be equal to 6, and the coordination number of Na positive in this structure will be again equal to 6. तो यहां पे इन ions के coordination का ratio कितना है? 6:6 is the coordination ratio of the ions in the rock salt structure, right? This is what you'll be writing in the exams if you'll be asked to draw the structure of NaCl, okay? सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाएं। ये स्ट्रक्चर तभी आप बना सकते हो जब आपको पता होगी कौन सा आयन कहां पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद सिंपल आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो दोनों आयंस का, दैट्स इट फॉर NaCl स्ट्रक्चर, राइट। अब इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है दैट्स फॉर CsCl, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमें यहां पे बनाना होगा। एंड वी नो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम तभी बना सकते हैं जब हमें सीजियम क्लोराइड के आयंस की ऑक्यूपेंसी पता होगी, ठीक। चलिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, CsCl, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, राइट। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, देखिए आप, सीजियम क्लोराइड में आपके पास दो टाइप के आयंस प्रेजेंट है, कौन कौन सा? वन यू हैव गॉट Cs पॉजिटिव, अनदर वन यू हैव गॉट Cl नेगेटिव, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, इन केस ऑफ CsCl स्ट्रक्चर, जो आपके पास Cs पॉजिटिव आयंस होंगे, जो आपके पास Cs पॉजिटिव आयंस होंगे, these will be present at the corners of the cube. ये क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। corners of the cube, Cs positive ions will be present at the corners of the cube. Now talking about the Cl negative कहां पे प्रेजेंट होगा? It will be present at the center of the cube, or I would write it like this, it would occupy the cubic void. ये cubic void को fill करेगा यहां पे, it will occupy the cubic void. और we know cubic void का coordination number कितना होता है? cubic void का coordination number 8 होता है। मतलब एक ऐसी void जो 8 particles के टच करने की वजह से बनती हो उसको बोलते हैं हम cubic void। और ये जो Cl नेगेटिव है ये उसी void में जा रहा है, ये उसी void में जा रहा है जो 8 particles के टच करने की वजह से बनती हो। तो I would say Cl नेगेटिव का coordination number, Cl नेगेटिव जो cubic void में जा रहा है उसका भी coordination number कितना होगा? उसका भी coordination number 8 के बराबर होगा। Now people, it's very simple to draw its structure. Just have a look, just form a cube. देखिए आप एक cube बनाए यहां पे, see this is the cube which I've made over here, ठीक है। और for example मैं in red circle से, let's say I'm representing the Cs positive ions which are present at the corners of the cube, right? तो यहां पे जो रेड सर्कल्स है, यहां पे जो रेड सर्कल्स है ये Cs पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ब्लू सर्कल जो मैं यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं ये Cl नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो वी नो Cs पॉजिटिव आयंस दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, जो मैं बना चुका हूं यहां पे, और Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट एट द क्यूबिक वॉइड, और क्यूबिक वॉइड कहीं यहां पे बीच में होगी, राइट। सो this cubic void is being filled by the Cl negative ion, okay. If I'll ask you what is the coordination number of this Cl negative, what is the coordination number of this Cs positive,
ठीक है, रिमेंबर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन CS पॉजिटिव एज वेल एज Cl नेगेटिव इज 8 ओवर हियर। देखिए CS पॉजिटिव का यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के बराबर है और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी किसके बराबर होता है, यहां पे 8 के बराबर होता है। तो आई वुड से यहां पे CsCl स्ट्रक्चर में आयंस के कोऑर्डिनेशन का रेशियो कितना है, आयंस के कोऑर्डिनेशन का रेशियो विल बी 8:8। दिस इज व्हाट यू गाइज आर सपोज्ड टू रिमेंबर। If this question is asked in the question, just write whatever I have written here. You'll be definitely fetching the full marks for the question. Wonderful, guys. Great. So this was from the solid state. Let's move on to the next question, guys. Just give me a second. Just give me a second. Yeah. Let's move on to one more important question, which is from electrochemistry. ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप के फॉर्म में। ठीक, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द गैल्वेनिक सेल विद द स्पेशल रेफरेंस टू अ डैनियल सेल। तो बेसिकली यहां पे करना क्या, हमने यहां पे डैनियल सेल की वर्किंग, डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन, डैनियल सेल का प्रिंसिपल यहां पे देखना होगा। ठीक है, सो आई बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द एग्जैक्ट बेसिक्स, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई बी डूइंग। ठीक है, लेट मी एड ऑन अ न्यू स्लाइड ओवर हियर। The first thing, guys, the first thing, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो पढ़े होंगे, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपने पढ़े होंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल, वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट? और यहां पे हमने डिस्कस क्या करना है, हमने गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग यहां पे डिस्कस करनी है। ठीक, तो आई एम राइटिंग द हेडिंग एज गैल्वेनिक सेल। Let me start from the exact corner. Just have a look so that I'll get the lot of space to write. देखिए, हमें यहां पे गैल्वेनिक सेल को डिफाइन करना होगा पहले। So let me tell you, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें किसमें, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। So the first thing about the galvanic cell, it is the device, it is the cell which has got the tendency to convert the chemical energy into the electrical energy, right? सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो गैल्वेनिक सेल की होती है, दैट इज द डैनियल सेल। डैनियल सेल इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट इज द common example, it is the typical example of the galvanic cell. So basically we have to discuss about this Daniell cell in detail. We have to check its construction, its working, whatever things are used over here, how current gets generated, that's what we have to discuss. देखिए उसके लिए क्या करना होगा, just have a look. देखिए तो बेसिकली यहां पे मुझे डिस्कस क्या करना है, मुझे यहां पे डैनियल सेल जो है ये डिटेल में डिस्कस करनी है। यहां पे डैनियल सेल, so first of all let me tell you few points about this Daniell cell. Daniell cell में हम हमेशा दो इलेक्ट्रोड्स यूज किया करेंगे। कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स? I'll be using the zinc electrode, I'll be using the copper electrode. Daniell cell में हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, एक इलेक्ट्रोड जिंक का होगा, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का होगा। ठीक, now people, as you all would be familiar with, zinc और कॉपर में से zinc is considered to be more electropositive and copper is considered to be less electropositive compared to the zinc, right? So that's what I'm writing over here. See, zinc is considered to be less electropositive and copper is considered to zinc is considered to be more electropositive. Zinc is considered to be the more electropositive and copper comparatively is considered to be the less electropositive, right? अब जरा ध्यान से देखें, अगर जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जिंक की ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो कैन आई सिंपली से जिंक की यहां पे ऑक्सीडेशन होगी एंड एट द सेम टाइम कॉपर की क्या होगी, कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसकी क्या होनी है, इसकी रिडक्शन होनी है। एंड पीपल रिमेंबर, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द कैथोड।
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जो मैं दो इलेक्ट्रोड्स यहां पे यूज करने वाला हूं डैनियल सेल में, इसमें से एनोड कौन होगा, इसमें से कैथोड कौन होगा. वन थिंग विच यू आर सपोज टू रिमेंबर, इन केस ऑफ योर डैनियल सेल, योर जिंक इलेक्ट्रोड वुड बी ऑलवेज एक्टिंग लाइक द एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड वुड बी ऑलवेज एक्टिंग लाइक द कैथोड. एंड वन मोर थिंग, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इनका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन सिंपली मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन सिंपली मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन हम चेक करते हैं, इस डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं, कैसे बनता है ये डैनियल सेल. देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स लूंगा, ध्यान रखें आप कैसे इलेक्ट्रोड्स लूंगा मैं. सी, this is the container which I'm taking over here and this is one more container which I'm taking. ये मैंने दो कंटेनर्स लिए यहां पे, ठीक है, दो आइडेंटिकल कंटेनर्स लिए. अब सबसे पहली चीज, पहले वाले कंटेनर में आई एम कीपिंग द जिंक रॉड. दिस इज द जिंक रॉड गाइस, दिस इज द जिंक रॉड. ये जो रॉड है आपके पास, ये कौन सी है? दिस इज द जिंक रॉड. और यहां पे एक और रॉड ले रहा हूं मैं, वो कौन सी है? लेट्स से दिस इज द कॉपर रॉड. दिस इज द कॉपर रॉड. नाउ पीपल, वन मोर थिंग, जो आपके पास लेफ्ट वाला कंटेनर है, लेट्स से आई एम कीपिंग जिंक सल्फेट एज द इलेक्ट्रोलाइट ओवर हियर. ठीक है, लेट्स से यहां पे सोल्यूशन किसका ले रहा हूं मैं? जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का सोल्यूशन ले रहा हूं मैं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां पे 1 मोलर रख रहा हूं. ठीक, तो सबसे पहली चीज, जिंक सल्फेट, इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो ये जो जिंक सल्फेट होगा, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट अपने आयंस में हुआ होगा. दैट मींस इस सोल्यूशन में आपके पास Zn डाई पॉजिटिव आयंस होंगे और SO4 डाई नेगेटिव आयंस होंगे. तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बेसिकली इस सोल्यूशन में आपके पास Zn डाई पॉजिटिव एक्वस आयंस होंगे, प्लस विल बी हैविंग SO4 डाई नेगेटिव एक्वस आयंस, राइट, इन द लेफ्ट कंटेनर. सिमिलरली गाइस, ये जो राइट वाला कंटेनर आपके पास है, जिसको मैं कैथोडिक कंटेनर भी बोलता हूं, ठीक है, लेफ्ट कंटेनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोडिक कंटेनर, राइट कंटेनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैथोडिक कंटेनर. जो ये कैथोडिक कंटेनर आपके पास है, आई एम कीपिंग कॉपर सल्फेट इनटू इट. मैं यहां पे CuSO4 रख रहा हूं, कॉपर सल्फेट, और इस कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन भी मैं 1 मोलर के बराबर ले रहा हूं. ठीक है, एंड वी ऑल आर फैमिलियर विद द फैक्ट, योर कॉपर सल्फेट, इट इज अगेन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये पूरा का पूरा अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ होगा. तो यहां पे कैथोडिक कंटेनर में आपके पास दो टाइप के आयंस होंगे. कौन कौन से? यूल बी हैविंग Cu डाई पॉजिटिव आयंस, Cu डाई पॉजिटिव आयंस, एंड एट द सेम टाइम you'll be having the SO4 डाई नेगेटिव आयंस as well, right? Now people, देखिए, मेरे पास यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स आगे, एक जिंक का है, एक कॉपर का है. ठीक, अब सबसे पहली चीज, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप जोड़ दो. यहां पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को ऊपर, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर लो आप बाय मींस ऑफ द वोल्ट मीटर. ठीक है, अगर वोल्ट मीटर ने स्लाइट सी भी डिफ्लेक्शन दिखाई, दैट मींस ये सेल करंट प्रोड्यूस कर रही है. अगर वोल्ट मीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, दैट मींस ये सेल करंट प्रोड्यूस नहीं कर रही है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई आस्क यू, क्या ये सर्किट अभी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? द सर्किट इज इनकम्प्लीट. इसको सिर्फ मैंने अभी एक्सटर्नली कनेक्ट कर लिया, इंटरनली मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया अभी. इस सर्किट को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए आई विल बी टेकिंग वन इन्वर्टेड U टाइप tube. This is the inverted U type tube. This is the inverted U type tube. और इस inverted U type tube में क्या रख रहा हूं मैं? I'll be keeping the inert electrolyte in it. I'll be keeping the inert electrolyte in it. और inert electrolyte की example यहां पे कौन सी ले रहा हूं? For example, I'm taking K2SO4 as the inert electrolyte. ठीक है? And let me tell you guys, this inverted U tube, this is what we call as salt bridge. It is what we call as salt bridge. It is what we call as salt bridge. और salt bridge में होता क्या है बेसिकली? Salt bridge में आपके पास inert electrolyte होता है, inert electrolyte mixed with just give me a second, mixed with, अगर आपने सुना होगा, right? Inert electrolyte is mixed with agar to form the jelly like paste, to form the jelly like paste, right? तो ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज आ गया.
पीपल कैन आई से मेरे पास जो अब ये सेल आ गई, ये अब कंप्लीट है, द सर्किट इज कंप्लीट, राइट? नाउ वी ऑलरेडी आर फैमिलियर विद द फैक्ट योर जिंक विल बी एक्टिंग लाइक द एनोड। इस सेल में जो जिंक होगा ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह। और जो कॉपर होगा ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये कैथोड की तरह यहां पे बिहेव करेगा, राइट? नाउ गाइस हैव अ लुक, जब मैं इसमें सॉल्ट ब्रिज डालूंगा, जब मैं इस सेल को कंप्लीट करूंगा, तो यहां पे एनोड पे क्या स्टार्ट होगी? एनोड पे ऑक्सीडेशन खुद ब खुद स्टार्ट होगी और कैथोड पे खुद ब खुद रिडक्शन स्टार्ट होगी। कैथोड पे खुद ब खुद रिडक्शन स्टार्ट होगी। अब आप ध्यान से देखिए मैं यहां पे करने क्या जा रहा हूं। देखिए आप, सबसे पहले आई विल बी राइटिंग द रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होनी चाहिए? एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन, ठीक है? कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे एनोड किसका बना हुआ है? जिंक इलेक्ट्रोड का बना हुआ है। तो यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड की ही ऑक्सीडेशन होगी और रिएक्शन आपके पास क्या आने वाली है? जिंक सॉलिड। जिंक सॉलिड, ये जो रॉड बेसिकली है ये जिंक एटम्स की बनी हुई है। ये जो रॉड आपके पास है ये जिंक एटम्स की बनी हुई है। तो इन्हीं जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन होगी और ये जिंक सॉलिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn डाई पॉजिटिव एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 electrons it will furnish. Why? Because oxidation has to take place over here, right? This is the reaction which is happening, which is taking place at the anode. Similarly, the reaction which would be taking place at the cathode, what would be that? Have a look. देखिए कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन, राइट? कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यहां पे रिडक्शन होनी चाहिए, बट रिडक्शन होगी किसकी? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा किसका? इन दो आयंस में, इन दो आयंस में जो मेरे पास दो टिपिकल आयंस यहां पे प्रेजेंट है कैथोडिक कंटेन में, इन दो आयंस में से जो वाला आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसी की क्या होनी चाहिए? उसी की रिडक्शन होनी चाहिए। तो जो आपके पास Cu डाई पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में है, जो आपके पास Cu डाई पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में है, ये रॉड के साथ, इस कॉपर रॉड के साथ कोलाइड करके कॉपर रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए आप रिएक्शन क्या होगी? देखिए Cu डाई पॉजिटिव एक्वस विच इज प्रेजेंट एक्चुअली इन द कैथोडिक कंटेनर, इट इज गोइंग टू कोलाइड विद द कॉपर रॉड और कॉपर रॉड के साथ कोलाइड करके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर रॉड से छीन लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? और ये जो Cu सॉलिड है ये इस रॉड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा। ये जो Cu सॉलिड बन गया ये इस रॉड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा यहां पे, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए, जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई, जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई, किस में कन्वर्ट हो गया? Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और ये Zn डाई पॉजिटिव जो है ये एक्स्ट्रा Zn डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गया। सॉल्यूशन में एक एक्स्ट्रा Zn डाई पॉजिटिव आ गया, राइट? अब एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग? Zn डाई पॉजिटिव और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो कहने से इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आनी चाहिए। डेफिनेटली एनोडिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज होती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहां पे Cu डाई पॉजिटिव जो था इसने रॉड के साथ कोलाइड करके रॉड से ही इलेक्ट्रॉन्स लिए, दैट मींस रॉड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर रॉड से इलेक्ट्रॉन लिए गए तो रॉड पे कौन सी चार्ज आएगी? रॉड पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है? एंड रिमेंबर इन केस ऑफ डैनियल सेल जिंक रॉड पे हमेशा कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव, और कॉपर रॉड पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। एंड दिस इज द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट एनोड, दिस इज द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट द कैथोड। Now the point is, what will be the net cell reaction? What will be the overall cell reaction? देखिए overall cell reaction बनाने के लिए मुझे यहां पे करना क्या होगा? मुझे यहां पे दोनों reactions को add करना होगा। देखिए this is the reaction which is taking place at anode, this is the reaction which is taking place at cathode। मुझे इन दोनों reactions को यहां पे add करना होगा। देखिए सिंपल, आप दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो जब आप ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास जो नेट सेल रिएक्शन आने वाली है दैट इज जिंक सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव एक्वस। इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स Zn डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu solid. This is the net cell reaction which would be taking place in the Daniell cell. Which would be taking place in the Daniell cell. So Daniell cell में ये net cell reaction हो रही है, ठीक है? चलिए अब एक बार फिर से देखिए आप अपनी सेल की ओर। This is my Daniell cell, right? Now guys have a look.
जब पहले जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई और वो कन्वर्ट किस में हो गया, Zn डाई पॉजिटिव में, और ये Zn डाई पॉजिटिव सोल्यूशन में आ गया। एट द सेम टाइम जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सिमिलरली जब दूसरे जिंक एटम की ऑक्सीडेशन होगी, एक और Zn डाई पॉजिटिव इस एनोडिक कंटेनर में आ जाएगा और दो और इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सिमिलरली जब एक और जिंक एटम की, तो दो और, ऐसी इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी यहां पे बढ़ती जाएगी। आई मीन एनोडिक रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स विद टाइम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए पाथ ऑलरेडी बन चुका है यहां पे, ऊपर से पाथ ऑलरेडी क्रिएटेड है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन यहां पे होती जाएगी, आई वुड से एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी स्टार्ट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है। एंड वी नो वेन एवर देर इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, कैन आई से वहां पे करंट जनरेट होती है, डेफिनेटली करंट जनरेट होती है। और करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जिंक रॉड से कॉपर रॉड तक है, दैट मींस करंट की मूवमेंट कहां से कहां तक होगी, कॉपर रॉड से जिंक रॉड तक की होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे यहां पे ये सेल वर्क करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, विच वी सॉ ओवर हियर, ठीक है। अब जो हमने यहां पे ये सॉल्ट ब्रिज यूज किया हुआ है, इस सॉल्ट ब्रिज की फंक्शंस क्या क्या है, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शंस क्या क्या है, देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक दिया था मैंने आपको, शॉर्ट आंसर टाइप, फिर भी आप याद रख ले एक बार फिर। ये जो आपके पास सॉल्ट ब्रिज होता है, इसकी कुछ फंक्शंस होती है। नंबर वन, इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली, ये सर्किट को कंप्लीट करता है इंटरनली, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली, राइट, इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली, नंबर वन। नंबर टू, it maintains the electrical neutrality, it maintains the electrical neutrality, it maintains the electrical neutrality of both the containers, or I would say of both the solutions। ये दोनों solutions की electrical neutrality को maintain करता है। और तीसरी चीज, I would say it avoids the, or it prevents the liquid junction potential, ये liquid junction potential को भी बनने नहीं देता है, ठीक है। These are the three important uses of the salt bridge which you guys are supposed to remember. So we saw the construction, we saw the working of the galvanic cell in, taking the special reference of the Daniell cell. That's how your Daniell cell works. That's how the Daniell cell converts your chemical energy into the electrical energy, ठीक है, जिसमें करंट की डायरेक्शन फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक। एट द सेम टाइम एक और चीज मैं आपको भूल गया यहां पे बोलना, देखिए आप फिर से देखिए, जब यहां पे जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट मींस जिंक एटम्स कन्वर्ट हो रहे हैं Zn डाई पॉजिटिव में, और वो Zn डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन में जा रहा है, कहने से इस रॉड की, इस जिंक रॉड की थिकनेस विद टाइम कम हो रही होगी। डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंस इन सेल का क्या है, इस जिंक रॉड की थिकनेस विद टाइम डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन होती जाएगी, जो कन्वर्ट होते जाएंगे Zn डाई पॉजिटिव में, और वो Zn डाई पॉजिटिव कहां पे जाने वाला है, सोल्यूशन में जाने वाला है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे Cu डाई पॉजिटिव आयंस जो है, जो इस सोल्यूशन में थे, कैथोडिक कंटेनर में थे, उनने रॉड के साथ कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन्स रॉड से लिए, किस में कन्वर्ट हो गए, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, और ये Cu सॉलिड इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो विद टाइम यू विल सी, ये जो कैथोडिक रॉड है, ये जो कॉपर रॉड है, इसकी थिकनेस विद टाइम बढ़ती जाएगी। सो रिमेंबर इट लाइक दिस, thickness of the copper rod, thickness of the copper rod increases with time. I'm sure this is clear to everyone. This is something which you guys are supposed to remember, which you guys are supposed to write in your examination. I'm sure this is clear to everyone, right? Chaliye, let's move on to one more question. Just give me a second. अगर आप इसकी डायग्राम भी देखना चाहोगे, this is the actual diagram of the Daniell cell. ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया वो इसमें लिखा हुआ है. And this is how we represent the Daniell cell. This is how we represent the Daniell cell. Representation of Daniell cell तो पता होगी. देखिए,
बीच में दो लाइंस डाली जाती है जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड हमेशा एनोड लिखा जाता है, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड हमेशा कैथोड लिखा जाता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहां पे ध्यान रखें। देखिए आप, बीच में हमेशा गैल्वेनिक सेल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले बीच में दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? दीज पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट दी सॉल्ट ब्रिज, दे रिप्रेजेंट दी सॉल्ट ब्रिज, राइट। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड हम एनोड को लिखते हैं और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड हम कैथोड को लिखते हैं। ठीक है, और एनोड पे होती क्या है? ऑक्सीडेशन। और एनोड किसका बना हुआ है? जिंक इलेक्ट्रोड का। और जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? जेड एन डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे मैं सिंपल लिखूंगा जिंक सॉलिड चेंज टू जेड एन डाई पॉजिटिव। आप इधर जेड एन डाई पॉजिटिव एक्वस लिख सकते हो या आप सीधे लिख सकते हो जेड एन SO4, एक ही बात है। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड आपको कैथोड लिखना है। कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और किसकी रिडक्शन हो रही है? Cu डाई पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में है, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस पे डिपॉजिट हो रहा है? रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ Cu सॉलिड, राइट। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे मैं लिखूंगा Cu डाई पॉजिटिव एक्वस gets converted to Cu solid. This is how I'll be representing what? This is how I'll be representing my Daniel cell. ठीक है, rest everything is same with whatever I have told you till now. It is the same. Okay? चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, which is again from the chapter solid state. ठीक है, चलिए सॉलिड स्टेट से एक और क्वेश्चन है अब हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। obtain the total number of atoms, obtain the total number of atoms in primitive unit cell, body centered unit cell, face centered cubic unit cell। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था SCC, FCC और BCC का, वहां पर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए थे। SCC के अलग पैरामीटर्स लिखे थे, BCC के अलग पैरामीटर्स लिखे थे और FCC के अलग से पैरामीटर्स लिखे थे। ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। सी गाइस, देखिए सबसे पहले जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज व्हाट वी कॉल एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड वी नो गाइस, simple cubic unit cell में the constituent particles are present at the corners of the cube, right? Constituent particles are present at the corners of the cube. ठीक है, what is the contribution of the corner particle? That is 1/8. And how many corner particles do we have? We have got 8 corner particles. So I would say we have got only one effective number of particle in case of SCC. We have got only one particle per unit cell. One particle per unit cell. What does it mean? It means अगर आपको एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनानी होगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है। देखिए अगर आपके पास एक पार्टिकल होगा, अगर आपके पास एक पार्टिकल होगा और आपको क्या करना, आपको एक SCC बनानी होगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनानी होगी, तो आप क्या करोगे? आप इस एक पार्टिकल के कितने पार्ट्स करोगे? आप इसको डिवाइड करोगे 8 इक्वल पार्ट्स में। आफ्टर डिवाइडिंग दिस पार्टिकल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, मैं एक एक पार्ट उठाकर कहां पे रखने वाला हूं? हर किसी कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे रखने वाला हूं। आपको एग्जैक्टली ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसी दिखेगी, बिकॉज एनीवेज जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, हमें सिर्फ कॉर्नर पार्टिकल का 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर से दिखता है। देखिए मैं कंसिडर कर रहा हूं ये जो मेरे पास यहां पे रूम है, ठीक है, ये रूम एक क्यूब की शेप में, ठीक है, तो लेट्स कंसिडर इट एज SCC, लेट्स कंसिडर इट एज SCC। अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसके कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होने चाहिए। रिमेंबर जो SCC होता है, जो इसके कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, हमें एग्जैक्टली 1/8 पार्ट ऑफ द कॉर्नर पार्टिकल इस क्यूब के अंदर से दिखना चाहिए। SCC की प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास कॉर्नर पार्टिकल्स होंगे, इन कॉर्नर पार्टिकल्स का सिर्फ 1/8 पार्ट हमें इस क्यूब के अंदर से दिखेगा। अब अगर मेरे पास ये खाली रूम यहां पे, ठीक है, मुझे इस खाली रूम को एक SCC की तरह बनाना है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह बनाना है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, आई विल बी टेकिंग वन पार्टिकल और उस एक पार्टिकल के मैं 8 इक्वल पार्ट्स करूंगा। आफ्टर डिवाइडिंग द पार्टिकल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, आई विल बी टेकिंग एवरी पार्ट एंड आई विल बी फिक्सिंग एवरी पार्ट एट एवरी कॉर्नर। तो मेरे को अंदर से एग्जैक्टली ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिखने वाली है। सो रिमेंबर द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ द SCC, दैट इज 1, राइट? Similarly, talking about the body-centered cubic unit cell, talking about the body-centered cubic unit cell, ध्यान से देखिए आप, जो आपका body-centered cubic unit cell होता है,
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, राइट? ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन बीसीसी। हम एक बीसीसी बनाने के लिए मुझे कितने पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहां पे देखना है। ठीक, देखिए सबसे पहले पार्टिकल्स कहां पे? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना होता है? 1/8। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, apart from these corner particles we have got body centered particle as well, the particle which will be present at the center of the cube, that's what we call as the body centered particle. अब देखें body centered particle का contribution 1 के बराबर होता है और आपके पास एक ही body centered particle होता है, तो यहां पे वैल्यू किसके बराबर आएगी? वैल्यू यहां पे 2 के बराबर आएगी। So I would write 2 particles per unit cell. I would write 2 particles per unit cell in your BCC. That means एक BCC बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है। मैं एक नॉर्मल खाली क्यूब को कन्वर्ट कर सकता हूं एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, सिमिलरली जो आपका तीसरा केस है जो क्वेश्चन में दिया था FCC, राइट? FCC में जो पार्टिकल्स होंगे, एक तो वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स दे वुड बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स एज वेल। दे वुड बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स एज वेल। देखिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इज 1/8। टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स होंगे। लीव कॉर्नर्स नाउ। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द फेस सेंटर्स। एक फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनिट सेल कितना होता है? 1/2। और टोटल कितने फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं? 6 पार्टिकल्स होते हैं। जरा इस वैल्यू को सॉल्व करें, ये बराबर आ जाएगा एग्जैक्टली 4 के। ठीक है, सो आई वुड से देयर आर 4 पार्टिकल्स, there are 4 particles per unit cell in case of FCC। एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट करने के लिए मेरे पास 4 पार्टिकल्स, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यहां पे बना सकता हूं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ऑलराइट गाइस, ये क्वेश्चन आपके पास था जो हमने कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू वन मोर। लेट्स मूव ऑन टू वन मोर। लेट्स मूव ऑन टू वन मोर। That's again from the chapter solid state. Important question एक है जो आपको आना चाहिए। Calculate the packing efficiency. Calculate the packing efficiency in BCC structure. हमें बेसिकली करना क्या है? हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। किसमें? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। हमें देखना है इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इट, हाउ मच वॉल्यूम इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। दैट्स व्हाट वी कॉल एज परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहां पे लिखने जा रहा हूं। देखिए मैं लिखूंगा यहां पे टर्म परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम? आई वुड राइट द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम the percentage of volume occupied by the constituent particles in the unit cell। एक यूनिट सेल में एक राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मुझे पैकिंग फ्रैक्शन यहां पे कैलकुलेट करना है, तो मुझे देखना होगा जो भी टोटल वॉल्यूम होगा एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, उस टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, और एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन, what it is equal to? It is equal to the volume occupied. Remember, it is equal to the volume occupied by the particles. It's understood by the particles, right? Volume occupied by the particles inside the unit cell. Inside the unit cell divided by total volume of the unit cell. Divided by total volume of the unit cell
multiplied by 100. This is a simple formula by means of which we can calculate percent packing fraction of any unit cell. ठीक है, अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करके हम यहां पे एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने यहां पे देखना है. देखिए आप यहां पे just give me a second. चलिए, I'll be adding a new slide. I'll be adding a new slide in order to make you understand it in detail. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, what I'm doing is मैं यहां पे एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाने जा रहा हूं. This is one body centered cubic unit cell. And we know in body centered cubic unit cell, the constituent particles, they'll be present at the corners. Corners पे present होंगे, and apart from the corners, one constituent particle would be exactly present at the body center. ठीक है, ये आपके पास एक body centered cubic unit cell generate होगी. This is your body centered cubic unit cell. ठीक, सबसे पहली चीज guys, अगर मैं इस क्यूब की एज लेंथ a के बराबर लूं, अगर मैं इस क्यूब की एज लेंथ a के बराबर लूं, और अगर मैं यहां पे रेडियस ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल r के बराबर लूं, अगर मैं यहां पे एज लेंथ a के बराबर लूं और रेडियस ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पे r के बराबर लूं, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन a एंड r इन केस ऑफ BCC? ऑलरेडी पता होगी आपको, इन केस ऑफ BCC आई वुड से r इज इक्वल टू √3a divided by 4. Body centered cubic unit cell में r is always equal to √3a divided by 4. This is the relation between the edge length and the radius of the constituent particle in case of the body centered cubic unit cell. I'm sure this is clear to you, right? Now people see what I'll be doing. देखिए, ये जो particles है BCC में, ये कहां present है? एक तो corners पे है, एक तो corners पे present है, और one is exactly at the body center, right? If I'll ask you, what will be the volume of each particle? देखिए, हर किसी पार्टिकल का वॉल्यूम, हर किसी पार्टिकल का रेडियस यहां पे r के बराबर है, तो हर किसी पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 pi r cube. This will be the volume of each particle, right? अब आपको ऑलरेडी पता होगा, ये जो कॉर्नर पार्टिकल है, कॉर्नर पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर है. ठीक है, इस कॉर्नर पार्टिकल का भी सिर्फ 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर है. हर किसी कॉर्नर पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर है. ठीक है, सिमिलरली ये जो बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल है, ये पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर, ये पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर है. ठीक है, तो हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन? जस्ट हैव अ लुक. आई एम राइटिंग द परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन in case of BCC will be equal volume of the particles inside the unit cell. Volume of the particles inside the unit cell. So I'll be starting with the corner particles. ठीक है, देखिए आप सबसे पहले इस कॉर्नर पार्टिकल का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है? आई वुड से 1/8 पार्ट ऑफ दिस कॉर्नर पार्टिकल इज इनसाइड द यूनिट सेल. What is the volume occupied by one corner particle? It is 4/3 pi r cube. Can you simply tell me how much volume of this corner particle would be inside the unit cell? देखिए, अगर सिर्फ 1/8 पार्ट कॉर्नर पार्टिकल का यूनिट सेल के अंदर है, सो आई वुड से 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब. ये जो टर्म आ गई आपके पास यहां पे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन कॉर्नर पार्टिकल इनसाइड द यूनिट सेल. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन कॉर्नर पार्टिकल इनसाइड द यूनिट सेल. और ऐसे ही कितने कॉर्नर पार्टिकल्स मेरे पास है? मेरे पास यहां पे 8 कॉर्नर पार्टिकल्स है. सो आई बी सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 8. This is the volume of all the corner particles which would be inside the unit cell, which would be inside the unit cell. ठीक है, apart from these corner particles, we have got one particle exactly at the center of the cube. We have got the one particle exactly at the center of the cube. और ये जो body centered particle है, ये पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर है, तो इसका पूरा वॉल्यूम इसी क्यूब के अंदर होगा. So I would be adding one more term, 4/3 pi r cube, right? 4/3 pi r cube. ये किसका वॉल्यूम है? ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल का वॉल्यूम है जो क्यूब के अंदर है, और ये कॉर्नर पार्टिकल्स का वॉल्यूम है जो क्यूब के अंदर है. ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना होगा? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज a, सो इट्स वॉल्यूम वुड बी a क्यूब. मल्टीप्लाई किससे करना होगा? मल्टीप्लाई यहां पे 100 से करेंगे. ठीक है, अब देखिए,
ए और आर के बीच में रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू √3a/4 और आई विल से A वुड बी इक्वल टू 4r/√3। अब A की वैल्यू यहां पे पुट करें 4r डिवाइडेड बाय √3 और इसका आप यहां पे क्यूब ले। ठीक है, देखिए आपके पास आर क्यूब यहां पे है, आपके पास आर क्यूब यहां पे है और आपके पास आर क्यूब यहां पे बन जाएगा। आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, जब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे, आपके पास जब आप यहां पे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे 3.4, उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, डिवाइड करोगे 3 से, प्लस ये टर्म ऐड करोगे, ये टर्म डिवाइड करोगे, व्हाट यूल बी गेटिंग इज यूल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन एज 68। you'll be getting the परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू है 68। इसका मतलब क्या हो गया? इस 68% का मतलब हो गया कि आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल, 68% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, द फाइनल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? इस 68% का मतलब हो गया कि आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, 68% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरीवन. I'm writing it in the form of statement. I'm writing out of the total volume, out of the total volume of the BCC cubic unit cell, body centered cubic unit cell, 68% volume is occupied by the constituent particles, by the constituent particles. I'm sure this is clear to everyone now. ये आपसे long type questions, जो आपसे बड़े वाले questions होते हैं 5 marks के, ठीक है, उनके फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक, I'm sure this is clear to everyone. Okay, let's move on to one more important one. What is that? Just give me a second. Let's take a question from the solution. Let's take one important question from the solution. ठीक है, देखिए आप एक न्यूमेरिकल आपके पास दिया गया है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 grams, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 grams ऑफ MgSO4, जिसका मोलर मास दिया गया है, was dissolved in 100 grams of water, assuming MgSO4 undergoes complete ionization. This question is based on the colligative property, which is what we call as elevation in boiling point. Elevation in boiling point, right? ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो पैरामीटर्स दिए गए उन पैरामीटर्स को एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश यहां पे करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, वी हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं TB सॉल्यूशन से। TB सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, When 4 grams of MgSO4, ये जो MgSO4 आपका यहां पे है, ये सल्यूट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? सल्यूट की तरह। और ये जो वाटर आपके पास है, ये वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो आई एम गिवन विद द मास ऑफ द सल्यूट, एंड रिमेंबर मास ऑफ द सल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय W2, which is given as 4 grams. Which is given as 4 grams. Similarly, mass of solvent भी दिया गया है। Mass of solvent को हम represent करेंगे W1 से, which would be equal to what? Which is given as 100 grams. Okay? 1 से हमेशा हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से हमेशा हम सल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं W1 लिख रहा हूं, W1 का मतलब हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं W2 लिख रहा हूं, W2 का मतलब हो जाएगा मास ऑफ द सल्यूट। ओके, one more thing guys, we are given with the molar mass of solute, we are given with the molar mass of solute as well. molar mass of solute को represent किया जाएगा M2 से, जिसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई है? 120 grams per mole के बराबर दी गई है। क्या कोई और पैरामीटर आपको दिया गया है? डेफिनेटली KB वैल्यू फॉर वाटर, molar elevation constant for water, molar elevation constant for water, which is also what we call as ebullioscopic constant. इसकी वैल्यू दी गई है 0.52 Kelvin kg mole inverse.
दीज आर सम पैरामीटर्स विच आर गिवन टू अस, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन में दी गई है, हमें अज्यूम करके चलना है कि MgSO4 पूरा का पूरा आयोनाइज हो रहा है, पूरा का पूरा आयोनाइज हो रहा है। तो ये आपके पास आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट यहां पे है, ये आपके पास आयोनाइजेबल सॉल्यूट यहां पे है। तो हमें यहां पे वैट हॉफ फैक्टर को भी कंसिडरेशन में लेना होगा, हमें यहां पे वैट हॉफ फैक्टर को भी यहां पे कंसिडरेशन में लेना होगा, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाएगा। देखिए आपने डेफिनेटली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, व्हाट इज दैट, आपने पढ़ा होगा डेल्टा टीबी विच इज व्हाट वी कॉल एज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल्ड, सिंस आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, ये एक आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए मुझे वैट हॉफ फैक्टर भी लिखना होगा I मल्टीप्लाइड बाई KB मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी, राइट। अब देखें ये जो डेल्टा टीबी बेसिकली है, डेल्टा टीबी इज व्हाट वी कॉल एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, जब आप एक वोलेटाइल प्योर वोलेटाइल लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, जो सॉल्यूशन बन जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, आई वुड से द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड दैट इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट वी कॉल एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा टीबी को लिख सकता हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाई इज दैट, बिकॉज जो आपका सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली बढ़ गया होगा ऑन एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर वोलेटाइल लिक्विड, राइट। दिस विल बी इक्वल्ड I मल्टीप्लाइड बाई KB मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। मोलालिटी की फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं हम, व्हाट इज दैट, दैट इज W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1, ओके। तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। अब जरा देखें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, ध्यान से देखें। हमें ये चीज यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारे पास सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी हमें पता है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये चीज हमें पता है, ठीक। I की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, I हमें यहां पे पता ही नहीं है, वैट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। KB की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, KB की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया गया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो सबसे पहला पैरामीटर जो मुझे यहां पे कैलकुलेट करना होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ I, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वैट ऑफ फैक्टर फॉर MgSO4, फॉर MgSO4। क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो MgSO4 है ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो रहा है, ये पूरा का पूरा अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है अज्यूम ऑल द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली, राइट। सो आई वुड राइट MgSO4 जो होगा ये कन्वर्ट हो चुका होगा Mg डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव में, ठीक है। नंबर 1 गाइस, MgSO4 क्वेश्चन में दिया गया है पूरा का पूरा आयोनाइज हो रहा है, पूरा का पूरा अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। कैन आई से इसके अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर है, अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है, बिकॉज़ पूरा का पूरा आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई टुक द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने इसका 1 के बराबर लिया। अब एट द सेम टाइम वन मोर थिंग, दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन, और जब भी डिसोसिएशन होता है वैट ऑफ फैक्टर I किसके बराबर होता है, 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, राइट। देखिए I की वैल्यू मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी 1 प्लस n। व्हाट इज दिस n? देखिए n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यह चेक करना होगा कि एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं। यहां पे देखिए आप, एक पार्टिकल से आपके पास 1 प्लस 1, एक पार्टिकल से हमें यहां पे 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। एक पार्टिकल से, एक रिएक्टेंट पार्टिकल से कितने प्रोडक्ट पार्टिकल्स हमारे पास मिलते हैं, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ n। तो आई वुड से n की वैल्यू यहां पे 2 के बराबर है, बिकॉज एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर एक पार्टिकल से 3 पार्टिकल्स मिल रहे होते हैं तो n की वैल्यू मैं यहां पे 3 ले लेता, ठीक है। 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहां से वैल्यू जो आएगी I की ये 2 के बराबर आ जाएगी। तो I की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हर कोई चीज मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास आंसर आ जाएगा, एंड वी आर सपोज कैलकुलेट व्हाट, TB ऑफ सॉल्यूशन। ये 0 डिग्री के बराबर है, I की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, KB क्वेश्चन में दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को पुट करके मेरे पास आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का, आई विल टेल यू द आंसर, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
The boiling point of the solution you'll be getting as 373.496 Kelvin. This would come as the boiling point of the solution. Take it, which is what we were supposed to calculate. I'm sure this is clear to everyone now. Okay. So people, let's move on to one more question. Let's move on to one more question, which is about the same chapter, which is what we call as solution. ये क्वेश्चन भी आपसे लॉन्ग टर्म के फॉर्म में पूछा जा सकता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आई अज्यूम आप सबको आ रहा होगा. ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमें इसका एक्सप्रेशन बताना है. हाउ कैन बी द ऑस्मोटिक प्रेशर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. राइट, देखिए सबसे पहली चीज, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है. लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू विल गेट टू नो. देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली द मिनिमम प्रेशर विच इज टू बी अप्लाइड, the minimum pressure, the minimum excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane is called as the osmotic pressure. ठीक है, देखिए आप, ये osmotic pressure होता क्या है. देखिए आप, osmosis तो आप सबने सुन लिया होगा, osmosis तो सबको पता होगा osmosis होता क्या है. देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक बड़ा कंटेनर ले रहा हूं. मैं यहां पे एक बड़ा कंटेनर ले रहा हूं. ठीक है, इस बड़े कंटेनर को मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. राइट, बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब एक साइड मैं प्योर सॉल्वेंट रख रहा हूं और दूसरे साइड मैं सोल्यूशन रख रहा हूं. ठीक है, एंड वी नो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है. जब आप इन दो सॉल्वेंट और सोल्यूशन को आपस में कांटेक्ट में लाओगे बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट यू विल सी, यहां पे स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल अकर. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल अकर फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सोल्यूशन साइड, from solvent side to the solution side. So what will happen due to the movement of solvent molecules from solvent to solution? Can I say यहाँ पे solution की level बढ़ जाएगी, यहाँ पे solution की level with time increase होती जाएगी. ठीक है, अब कितना हमें प्रेशर यहां पे exert करना होगा, कितना excess pressure हमें यहां पे देना होगा on solution side in order to stop, कितना एक्सेस प्रेशर चाहिए होगा in order to stop the movement of solvent molecules from solvent to the solution side. That excess pressure, that minimum excess pressure is what we call as osmotic pressure, जो हमें यहां पे डेफिनेशन में दिया गया है. The minimum excess pressure, जो excess pressure अप्लाई करना होगा on the solution side to prevent the entry of solvent into the solution through the semi-permeable membrane, that's what we call as osmotic pressure. That's what we call as osmotic pressure. और ऑलरेडी हमें एक चीज और पता है, देखिए अब वो क्या है. देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से. ठीक है, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the solution, and at the same time the osmotic pressure is directly proportional to the temperature as well. Osmotic pressure किस पे डिपेंड करता है, concentration of solution पे और temperature पे. अगर solution की concentration ज्यादा है, that means osmotic pressure हमें ज्यादा देना पड़ेगा. हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द सॉल्यूशन साइड in order to restrict the movement of solvent particles from solvent to the solution side. ठीक है, सिमिलरली अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी. सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी, और आई वुड से पाई विल बी इक्वल टू सी आर टी. ये आर यहां पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम सबको पता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. राइट, अब देखिए हमें करना क्या है. देखिए, एक चीज तो आपने लिख लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ये तो आप लिख लोगे अब एज पर द डेफिनेशन, यू गॉट टू नो दैट. राइट, हाउ कैन बी द ऑस्मोटिक प्रेशर यूज्ड for the calculation of molecular mass of a non-volatile solute. ठीक है, अब ये हमने यहां पे देखना है. देखिए इसके लिए करूंगा क्या मैं, सी सबसे पहली चीज, आई गॉट टू नो पाई इज इक्वल टू सी आर टी. पाई इज इक्वल टू सी आर टी. ठीक है, ये जो सी बेसिकली है, व्हाट इज सी? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. आप इसको C लिखो या आप सीधे इसको मोलैरिटी M से रिप्रेजेंट करो. मोलैरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन यहां पे क्या है, दोनों सेम.
मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करो, पाई इज इक्वल सीआरटी लिखो या पाई इज इक्वल एमआरटी लिखो। तो जनरली मैं क्या लिखता हूं, पाई इज इक्वल सीआरटी, बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई इज इक्वल एमआरटी। और ये जो एम है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी हम बराबर लेके चलते हैं यहां पे, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही मोलैरिटी होगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक, देखिए पाई इज इक्वल एमआरटी, वेयर एम इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैरिटी की फॉर्मूला हम सबको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which I'm representing by N2 divided by volume of the solution in liters, right? Number of moles of solute divided by volume of the solution in liters. This is the general formula of molarity, right? चलिए अब इस वैल्यू को यहां पे इस इक्वेशन में पुट कर लें। देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल m की वैल्यू दैट विल बी N2 divided by volume of solution in liters multiplied by R multiplied by T। अब ये जो N2 बेसिकली यहां पे, व्हाट डज दिस N2 मीन? N2 मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हम कौन सा यहां पे यूज करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट? सो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैन आई से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, ओके? तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल N2 के बदले आ जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय नीचे एक और टर्म है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऊपर R से मल्टीप्लाई कर ले, T से मल्टीप्लाई कर ले, और यहां पे हम M2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो M2 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट विल बी इक्वल W2 मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय पाई multiplied by volume of solution in liters. This is how we calculate the molar mass of the non-volatile solute by using the colligative property. Which one? Osmotic pressure. I'm sure this is again clear to everyone. ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसी फॉर्म में लिखोगे, आप अगर ध्यान से देखोगे भी आपके पास रिलेशन कुछ ऐसी आती है जो हमने डिराइव कर ली। ठीक है, M2 is equal to W2 R T divided by pi V. I'm sure this is clear to everyone, right? All right, guys. So let's move on. Just give me a second, guys. Let me check what all things are undiscussed here. या ओके, चलिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट गाइज गिव मी अ सेकेंड, दैट इज दिस वन। ठीक है, जो बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें यहां पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करनी है। ये भी लॉन्ग टाइप आंसर जो आपके पास बोर्ड्स में आते हैं उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले सी व्हाट आई विल बी डूइंग। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले रहा हूं, A gives B. Let's say this is the balanced chemical reaction, A gives B. This is one balanced chemical reaction, okay? Now people, for example, I assume इस reaction का order जो है वो किसके बराबर है? Zero के। I'm assuming this is the zero order reaction. I'm assuming this is the zero order reaction. ठीक है? One more thing, have a look. मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइम t is equal to 0. टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? ये रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हो चुकी है, ये रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। दैट मींस टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा। सो आई वुड से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वुड बी इक्वल टू 0, राइट? The concentration of A, initial concentration of reactant at time t is equal to 0 is denoted by A naught. A naught is the initial concentration of reactant. Concentration of reactant at time t is equal to 0. ठीक है? अब जब आप देखोगे विद टाइम, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करनी स्टार्ट करेगी, व्हाट विल हैपन? यहां पे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम कम होती जाएगी, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम बढ़ती जाएगी। अगर मैं किसी भी टाइम t पे चेक करूं कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, लेट्स अज्यूम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 80,
ठीक है, लेट्स अज्यूम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटी। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे दो चीजें आ गई, एक तो ए नॉट, दूसरा AT. What you simply have to do, you have to be careful with the terminologies which you are using here. You have to be careful with the terminologies which you are using here. A naught is the concentration of reactant at time t is equal to 0. ठीक है, AT is the concentration of reactant at time t. Right, guys? This is something which is important, which you should understand before starting. Okay? Now, people, I have assumed this is a balanced reaction and its order is 0. Its order is 0. अब देखिए यहां पे करने क्या जा रहा हूं मैं, देखिए आप, बहुत ही सिंपल चीज है, आई एम श्योर यूल गेट इट प्रॉपर्ली। और लेट्स डू वन थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एड अप वन मोर स्लाइड, लेट्स एड अप वन मोर स्लाइड, अदरवाइज ये पूरा मेसअप हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए मैं कर क्या चुका हूं यहां पे, सी आई टुक अ बैलेंस रिएक्शन A गिव्स B। ये बैलेंस रिएक्शन है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, 0। दिस इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A नॉट के बराबर थी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 के बराबर थी। और टाइम t पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने किससे रिप्रेजेंट करी थी, AT से, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने किससे रिप्रेजेंट करी थी, BT से रिप्रेजेंट करी थी। और A नॉट और AT का मैं आपको इनका मतलब बता चुका हूं, इनकी मीनिंग बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहां पे डिराइव की जाएगी। सबसे पहली चीज, क्या मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन राइट द रेट लॉ बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, दिस इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या मैं डायरेक्टली इसके लिए रेट लॉ लिख सकता हूं? डेफिनेटली। अगर मैं अज्यूम करूं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K के बराबर है, अगर मैं अज्यूम कर लूं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K के बराबर है, देन एज पर रेट लॉ रेट वुड बी इक्वल टू K multiplied by concentration of reactant, which is A raised power the order, that is 0. This equation, it gives me the rate of the reaction. It gives me the rate of the reaction. ठीक है, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, I mean, जो मैं यहां पे ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, this expression I am writing by using the rate law. एंड ऑलरेडी आप सबको पता होगा रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाता है, राइट? रेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज पर ऑर्डर। ठीक है, ऑलरेडी पता है कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 के बराबर है, तो यहां पे सीधे मैं 0 के बराबर ले रहा हूं ये। ठीक, अब देखें, अगर आपको याद होगा हम एक और चीज पढ़ चुके हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेट एज पर दी stoichiometry is concerned. Calculate the rate as per the stoichiometry is concerned. देखिए इसी सेम रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख सकता हूं एज माइनस d of A divided by dt. See, the reaction is balanced, right? And minus d of A divided by dt, this again gives me the rate of the reaction. This again gives me the rate of the reaction. ठीक है, देखिए आपके पास इस रिएक्शन की रेट की वैल्यू इस इक्वेशन से भी आ रही है, इस इक्वेशन से भी आ रही है। क्या दोनों इक्वेशंस का LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है? दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन डू दैट। आई विल राइट माइनस d of A divided by dt would be equal to K multiplied by A to the power 0. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कैसे किया जाएगा, which is very simple now. देखिए आप एक काम करें, आप इस माइनस को आप राइट हैंड साइड ले जाए और इस dt को भी राइट हैंड साइड ले जाए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा d of A, change the concentration of A is equal to minus K dt. I'm sure this is clear because concentration raised power 0, anything raised power 0 is always equal to 1. ठीक है, since we are deriving the integrated rate equation, हमें integrated rate equation 0 ऑर्डर की डिराइव करनी है, तो हमें दोनों साइड यहां पे क्या करना होगा? हमें दोनों साइड यहां पे इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट, यहां पे आप LHS साइड आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो और RHS साइड आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो। तो यहां पे LHS साइड आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक चेंज हो रही है? A नॉट से AT। तो आप लिमिट्स लगाए यहां पे, LHS साइड लिमिट्स क्या आ जाएंगे? A नॉट से कहां तक? A नॉट से AT तक। A नॉट से AT तक, दीज विल बी द लिमिट्स। व्हाई? बिकॉज आप LHS साइड इंटीग्रेट कर रहे हो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है फ्रॉम A नॉट टू AT, सो लोअर लिमिट विल बी A नॉट, फिर बाद में अपर लिमिट विल बी AT, राइट?
नाउ पीपल, टाइम आप आरएचएस साइड इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से t तक, ठीक है। दिस इज माई टाइम इंटरवल, तो यहां पे भी लिमिट्स यूज कर लो, 0 से t, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ डी ए, दैट विल बी ए, लिमिट्स कहां से कहां तक, a नॉट से a t तक। दिस विल बी इक्वल माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगी, t के बराबर, लिमिट्स लगा लो 0 से t, ठीक है। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, आई विल गेट द वैल्यू ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। और इन ऑर्डर टू मेक इट प्रॉपर, अगर आप सही फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ए टी जो होगा ये आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी। दिस इक्वेशन इज व्हाट वी कॉल एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, ठीक है। चलिए एक और चीज यहां पे, एक एडिशनल चीज देख लें। अगर आपको यहां पे एक कर्व प्लॉट करना होगा, बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच आई कैन रिप्रेजेंट बाय ईदर एटी, और मैं जनरली इसको लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में अगर आपको कर्व प्लॉट करना होगा, सो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द कर्व। देखिए एटी आपने प्लॉट कर लिया अलोंग वाई एक्सिस, तो इसके बदले आप सिर्फ सिंपल y लिखे, ठीक है। टाइम को प्लॉट कर लिया आपने x एक्सिस, इसके बदले आप x लिखे, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास m आ गया, ये साइन यहां पे लिखे माइनस, ये यहां पे लिखे c, और c के आगे साइन क्या है प्लस, और ये y इज इक्वल c माइनस एम एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल माइनस एम एक्स प्लस c। y इज इक्वल माइनस एम एक्स प्लस c का जो कर्व होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन बट विद द नेगेटिव स्लोप, और इस कर्व का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो माइनस के बराबर होगा। और इस कर्व का जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस कर्व का जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू यहां पे किसके बराबर है, a नॉट के बराबर है। दिस वुड बी द इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज हाउ वी get the integrated rate equation for the zero order reactions. I'm sure ये आपको long type questions के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है।